कहाँ से आई ये प्रेरणा कि जंगल उगा डालूं? लोग तो जंगल काट के वहां पे सोसाइटी बनाने की सोच रहे हैं। उसमें से एक पक्षी का घर अंडे के साथ उस पेड़ से नीचे गिरा। ओह। लेकिन मैं आज के बाद निर्णय लूंगा कि तुम जैसे पक्षियों के लिए, छोटे छोटे प्राणियों के लिए जरूर कुछ न कुछ एक जंगल की व्यवस्था मैं करूंगा। जटायु ने रास्ता बताया राम को कि इधर लंका है। ठीक है, तो एक पक्षी ने आपको रास्ता बताया कि आपको इधर जाना है। इस तरह आर के नायर साहब कहते हैं कि विकास कीजिए पर विनाश मत कीजिए, उन लोगों का विनाश मत कीजिए जिनका कोई कसूर नहीं है। कि मैं बोलता हूँ ये मेरे बच्चे हैं। आज मुझे कोई लोग पूछते हैं तो मैं बोलता हूँ मेरा 32 लाख बच्चे हैं, मैंने 32 लाख पौधे लगा दिए, इसलिए 32 लाख बच्चे हैं। कितने साल आपको लगते हैं कि एक जंगल को जंगल के रूप में देखने में? पौधे यहाँ जब भी लगा रहा हूँ, क्या मैं इस वैरायटी के पौधे यहाँ लगाऊं तो वो उगेगा? तो धरती मुझे बोलते हैं तो कुछ भी लाके लगा, मैं सब तेरे को उगा के देता हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। प्रकृति के हिसाब से अगर आप कुछ करेंगे तो धरती माता चप्पड़ फाड़ के देगी, और प्रकृति के विरुद्ध जाकर कुछ करेंगे तो धरती माता एक दिन थप्पड़ मार के वापस ले जाती। ये तो पागल आदमी, दरिया किनारे थोड़ी जंगल बना सकता है। ये तो किसी का पैसा बर्बाद कर रहा है, ये पागल आदमी। बिल्कुल सही कहा है किसी ने कि धरती बनना बहुत सरल है, मुश्किल है बादल हो जाना। समझदार तो हर कोई होता है, पर मुश्किल है पागल हो जाना। राम राम सामी, ग्रीन हीरो ऑफ इंडिया से मुलाकात। मियावाकी पद्धति से जंगल उगाने के लिए मशहूर डॉक्टर आर.के. नैयर अब तक उगा चुके हैं 120 से ज्यादा सघन वन। विभिन्न राज्यों में 32 लाख से ज्यादा वृक्ष लगाने का कीर्तिमान। वापी में सागर किनारे एक जंगल में उनसे खास बातचीत। नमस्कार, आज के हमारे इस चर्चा में आपको जो महसूस करनी है वो चीज मैं आपको पहले बता देता हूं। आपको महसूस करनी है सागर की वो आवाज जो कि हमारे पीछे से आ रही है, एक चिड़ियों की वो आवाज जो कि बीच बीच में आपको सुनाई देगी, जो कि बिल्कुल नेचुरल है। और महसूस करनी है सौंधी माटी की वो महक जो हमारे ग्रीन हीरो ने डेवलप की है, पैदा की है नेचुरली। जी हाँ, ग्रीन हीरो, अगर आप गूगल पे जाएंगे और सर्च करेंगे तो पाएंगे कि एक हीरो हिंदुस्तान में ऐसा भी है जिसे ग्रीन हीरो के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, डॉक्टर आर.के. नायर। क्यों ग्रीन हीरो इन्हें कहते हैं वो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा, और वो तब समझ में आएगा जब जो चीजें मैंने आपको बोली उन्हें आप अपने कानों से महसूस करेंगे, और इस इंटरव्यू के दौरान चलने वाले जो क्लिप्स हैं उन्हें आप अपने हृदय से देखेंगे। आइए सबसे पहले तो स्वागत करते हैं हमारे आज के इस खास एपिसोड के हीरो, ग्रीन हीरो आर.के. नायर जी को। सर नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं सर। जो पूरी दुनिया है वो तरह तरह के हीरोज के पीछे पागल है। किसी को एक्शन हीरो चाहिए, किसी को रोमांटिक हीरो चाहिए, किसी को कैसा हीरो चाहिए, किसी को पॉलिटिकल हीरो चाहिए। परफेक्ट। ठीक है, परंतु जो सबसे बड़ी जरूरत है वो आप जैसे ग्रीन हीरोज की है। ग्रीन हीरो इन्हें इसलिए कहा गया क्योंकि ये जंगल उगा देते हैं। ग्रीन हीरो इन्हें इसलिए कहा गया क्योंकि ये रेतीली जमीन, जो जमीन किसी काम की नहीं होती, उसे हरा भरा कर देते हैं। आज जिस जगह मैं यहाँ हूं वो वही जगह है जिसे इन्होंने हरा भरा कर दिया। वहां तक बाद में चले, उससे पहले सर आपसे पूछना चाहूंगा, कहाँ से आई ये प्रेरणा कि जंगल उगा डालूं? लोग तो जंगल काट के वहां पे सोसाइटी बनाने की सोच रहे हैं। यस सर, ये लगभग आज से 13-14 साल पहले जी रोड कंस्ट्रक्शन दौरान बहुत सारे पेड़ काटे गए जी। आपको तो मालूम है, भारत विकास का रास्ता पे चल रहा है जी। विकसन के लिए अच्छे रोड भी चाहिए, तो जी। रोड के काम हो रही थी उस टाइम में, बहुत पेड़ काटे गए। उसमें से एक पक्षी का घर अंडे के साथ उस पेड़ से नीचे गिरा। ओह। और वो रोता हुआ मैंने प्रत्यक्ष देखा। मैं खाना खाने जा रहा था, मैंने गाड़ी रुका के उधर देखा तो वो पक्षी इतनी रो रही है कि वो नजदीक हम जाने के बाद भी पक्षी इधर उधर भाग नहीं रहा है। फिर वो दिखा रहे कि नीचे देख, नीचे देख, मुझे देख रहा है और बोल रहे नीचे देख। तो मैं नीचे ऐसा देख रहा हूँ तो अंडा पूरा स्मैश हो चुका है। ओके। अब फिर उसके बाद मेरे को देख रहे हैं, मुंडिया ऐसे ऐसे कर रहा है। मतलब मुझे ये महसूस हो रहा था उस टाइम में को पक्षी मुझसे ये पूछ रहा है कि मेरा क्या कसूर है। तो मैंने भी उस चीज को देखा, मैंने बोला आप इस अंडे को फिर से जोड़ के तो मैं दे नहीं सकता जी। लेकिन मैं वो पक्षी से उस टाइम में बात कर, तब से मैंने वो दिन है जिस दिन से मैं पक्षियों से, प्राणियों से, पौधों से भी बात करना शुरू किया। वो उस दिन से था कि मुझे लगा कि ये हमारी बात वो सुनते हैं, उसके बाद हमारे सामने सुनेंगे। मैंने बोला देख इस अंडा तो पास में तुम्हें दे नहीं सकते, लेकिन मैं आज के बाद निर्णय लूंगा कि तुम जैसे पक्षियों के लिए, छोटे छोटे प्राणियों के लिए जरूर कुछ न कुछ एक जंगल की व्यवस्था मैं करूंगा। और उस दिन पूरा दिन मैं एक ही सोच में था कि
क्या उस दिन खाना तो मैं खाया नहीं, मैं खाने के लिए जा रहा था लेकिन नहीं खाया मैं ये इसी चीज मेरे अंदर घूम रहा था कि मैं यही सोच रहा था कि वो पक्षी की क्या कसूर है, सबसे बड़ा एक क्वेश्चन मार्क मेरे अंदर है। क्योंकि मैं एग्जांपल ऐड करता हूँ आपको, अगर हमारी कोई घर या चाली तोड़ता है या कुछ तोड़ता है तो सरकार हमें एक नोटिस देता है जी 15 दिन में आप खाली कर दो, 45 दिन में आप खाली कर दो, आपका इलीगल जगह है आपको। जबकि इसका इलीगल नहीं था, प्रकृति ने उसको दिया हुआ एक संरक्षण का जगह था कि वो पेड़ पौधे पे ही घर बनाएगा, उसमें वो रहेगा, और सृष्टि भी प्रकृति ने उसको किया, हमने तो किया नहीं। तो फिर मेरे अंदर वापस क्वेश्चन यही गिर रहा था कि उसकी कसूर क्या है। तो ऐसे में मैंने बोला कि जहाँ कोई उसको नष्ट न कर सके, जहाँ कोई विकास नहीं हो रहा हो, ना आगे तक 500,000 साल तक भी कोई विकास के लिए कोई जगह यूटिलाइज नहीं हो रहा हो, ऐसी जगह पर इन लोग के लिए मुझे जंगल बनाना चाहिए। तो वो जो खोज है, वो जो सोच है, वो मुझे पूरा एक पर्यावरण के अंदर लेके आकर के पशु पक्षियों के लिए घना जंगल बनाने का एक मोड़ पे लेके आ गया। और ऐसे में भी जहाँ लोग बोलते हैं कि यहाँ कुछ नहीं बनेगी, वहां पे जंगल बना रहा हूँ। जी हाँ, आर.के. नायर साहब कहते हैं कि विकास कीजिए पर विनाश मत कीजिए, उन लोगों का विनाश मत कीजिए जिनका कोई कसूर नहीं है। जैसे कि पशु पक्षी हैं, बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो जंगलों में ही रहते हैं, बहुत सारी जातियां हैं जो खत्म होती जा रही हैं, पेड़ों की मान लीजिए, पक्षियों की मान लीजिए। चलिए, उसके बाद फिर आपने कहा कि उस रात आपने खाना नहीं खाया, आपके अंदर एक बेचैनी हो गई, मतलब वो बेचैनी थी जो एक क्रांति का रूप लेने जा रही थी। कहते हैं कि वो जटायु ने रास्ता बताया राम को कि इधर लंका है। यस, ठीक है, तो एक पक्षी ने आपको रास्ता बताया कि आपको इधर जाना है, इस तरह। तो उस दिशा में कहाँ तक बढ़े फिर आप? वहाँ फिर हमने हमारे जो हमको जो गारमेंट इंडस्ट्री से जुड़ा हूँ, जो मुझे सप्लाई करते हैं, जो काम देते हैं, दीपेन जैन करके जो आज हमारा फाउंडर है हमारे एनजीओ का, हमने उनके साथ चर्चा किया। तब वो अक्सर जापान जाते हैं, तो उन्होंने बोला नायर जी, जापान की एक टेक्निक है, मियावाकी कहते हैं उसको, हम आप बनाना ही है तो आप उस टेक्निक से बनाइए। तो मुझे भी पता नहीं था कि उस टेक्निक हमने खोजा, तो टेक्निक तो पता चल गया। मैंने बोला यार ये तो जापान में बनाते हैं, मुझे तो भारत में बनाना है। बिल्कुल। तो मैंने भारत के हिसाब से, मैं तो और मूल में जो गांव है कर्नाटक में, जो मैं रहता हूँ, केरल में जन्म है लेकिन कर्नाटक में जिस गांव में रहता हूँ जंगल के अंदर, आसपास में सब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ पौधे लगा करके छुट्टियों में घना जंगल उधर बना हुआ है। तो मैंने एक दिन गाँव गया तो मैंने वहां पे भी देख के आया यार ये और मियावाकी में क्या फर्क। मुझे ज्यादा कोई अंतर बड़ा दिख नहीं रहा था, वो पौधे गड्ढे करके ऐसे लगा दिया, और मियावाकी में सॉइल प्रिपरेशन पहले किया जाता है और पानी दिया जाता है, वो बारिश के टाइम में करते हैं, ये समर के टाइम में किया जाता है, फिर पानी दे करके संरक्षण करता है। ठीक है, तो बोलो चलो इसकी एक शुरुआत करते हैं। तो ऐसे में एक छोटी सी 1 एकड़ जगह खरीदा और उसमें सबसे अच्छा, खुद की जगह खरीदा? एक खुद की जगह खरीद करके एक 1500 पौधे लगा करके एक ट्रायल लिया कि भाई कैसा बना सकते हैं। और वो जो 1500 पौधे पहले लगा करके जो जंगल मैंने बनाया है, वो इतना सुंदर बना, और उसके अंदर पक्षियां घर आकर के बनाना, मधुमक्खी आना, बटरफ्लाई को देखता हुआ, वो सब देखने के बाद फिर मेरा बेचैनी रह नहीं गया कि भाई नहीं, इसको अभी यहाँ नहीं रोकूंगा। फिर मेरे इंडस्ट्री की तरफ का ध्यान कंप्लीटली डाइवर्ट होने लगा धीरे। मेरा बेटा भी बड़ा है तो वो इंडस्ट्री देखने लगा, तो मैंने बोला बेटा तू ये संभाल, मुझे मेरी जंगल चलने दो। तो मैंने जहाँ नई हाउसिंग सोसाइटी बनती थी बेटा घर संभालने लगा और आप पक्षियों के घर संभालने। तो मैं बिल्डर से बात करता था कि सर मुझे थोड़ा इसमें फॉरेस्ट बनाने का जगह दे दो ना, मैं पौधे लगा करके देता हूँ, वैसे लगाता था। फिर इंडस्ट्री में, फिर लार्ज स्केल में बड़ी बड़ी इंडस्ट्री बुलाने लगे कि सर, पत्र में आने लगा, और मीडिया भी स्टार्टिंग से ही इसमें बहुत बड़ा आधार स्तंभ रहा है, क्योंकि मेरे जितने भी प्रोजेक्ट्स है उसको मीडिया हमेशा हाईलाइट करता रहा कि भाई यहाँ पे एक जंगल बनी है, उसमें मधुमक्खी आ गई, आ गई, वो आ गई। तो ऐसे में धीरे धीरे इंडस्ट्रियलिस्ट बुलाने लगे, और वो बड़ा स्केल में पहुंच के आज वहां तक पहुंच गया कि विश्व का सबसे बड़ा मियावाकी फॉरेस्ट भारतीय होकर के मुझे गर्व है कि मैंने बनाया है। अच्छा, पद्धति जापान की है पर विश्व में सबसे ज्यादा उसे सबसे विश्व का सबसे बड़ा मियावाकी फॉरेस्ट, और वो भी ड्राई रेगिस्तान जिसको बोलते हैं, ड्राई प्रदेश है कच्छ। हमेशा लोग कच्छ को ड्राई प्रदेश बोलते हैं। और वो भी मुझे सौभाग्य मिला कि वो 2001 का भूकंप में जिनकी मृत्यु उनके नाम के लिए, उनकी याद के लिए एक यादों की जंगल आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो बनाने का सपना लिया था, उसको पूर्ण करने का मौका मुझे मिला है, यहाँ पर मैंने बनाया हूँ। ठीक, चलिए, बहुत ही भावुकता के साथ आपने इस काम को शुरुआत की कि एक पक्षी का घर टूटा हुआ देखा, जब आपने अपना एक जंगल बनाया और उसमें जब सबसे पहला घोंसला किसी का बना होगा, तब आपको लगा कि याद आई कि मैंने अपना कम से कम पहला काम शुरू कर दिया? सर वो बात को अगर आप पूछेंगे तो सबसे पहला घर या नहीं बोलूंगा मैं,
उसके बाद से जितने भी पक्षियों के घर में देखता हूँ, उसके अंदर अंडे देखता हूँ और उसमें पक्षी बड़ा होकर के वो छोटे पक्षी माँ आने के इंतजार करके मेरे पास बहुत सारे वीडियो और फोटोस है। वो चोच ऐसा कर करके मैं नजदीक जाता हूँ मोबाइल से फोटो निकालने के लिए, तो पौधा हिलता है तो वो उसके अंदर से चिक 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 करके बाहर करके आता है। तो आप बिलीव नहीं करेंगे सर, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा परिवार, मेरे बच्चे हैं। और जितने पौधे लगते हैं आज भी मैं मेरा लेबर को हमेशा काम करते वक्त बोलता हूँ कि ये सारे पौधे मेरे बच्चे हैं, इसको जोर से उठा के फेंकना नहीं, इसको तोड़ना नहीं, पैर मत लगाना, ऐसे सब मैं बोलता हूँ। कि मैं बोलता हूँ ये मेरे बच्चे हैं। आज मुझे कोई लोग पूछते हैं तो मैं बोलता हूँ मेरा 32 लाख बच्चे हैं, मैंने 32 लाख पौधे लगा दिए, इसलिए 32 लाख बच्चे हैं। और उसके साथ बहुत सारे प्राणी पशु पक्षी जो अनगिन गिना नहीं है, इतनी जो डेवलप हो चुकी, वही भी मेरे परिवार है। इसके लिए पूर्ण रीति से वसुदैव कुटुंबकम का जो शब्द है, जो उसके जो अर्थ है, उसके डीप जितना अर्थ है, वो अर्थ के साथ मेरा जीवन जुड़ा हुआ है। बहुत खुशी होती है सर, आप उसको अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। कभी कभी पक्षियों की उस घर को देख करके उसके अंदर बच्चों को देखते तो मेरे अंदर कभी ऐसी भी फीलिंग आती है, मैं घर आ करके बच्चों को बोलता हूँ कि यार उस बच्चों को कुछ नाम दे और मैं उसको रेशन कार्ड में ऐड कर दूं, ऐसा कभी दिन आए, ऐसा बोलता हूँ। मेरी बेटी कभी पूछती है पापा आज आप 3 पक्षी के बच्चे को देख कर उसको नाम दिए कि नहीं दिए, तो मैं ऐसे मजाक में बोल देता हूँ यस नाम दिए। लेकिन मैं बोलता हूँ बेटा फिर मैं ढूंढू कहाँ उसको, अभी मैं उसको बोलूंगा कि भाई इसको मैंने ये नाम दिया तो अभी कहाँ है अश्विनी, कहाँ है, कहाँ ढूंढू, तो कहाँ गई पता नहीं, इस बड़ा हो गई तोड़ के कहीं चला गई, फिर मैं उसको ढूंढू कैसे। इतना अटैचमेंट उसके साथ बन चुका है कि आज की तारीख में मैं कोई भी मेरा बना हुआ जंगल के अंदर जब एंट्री मारता है, मैं एंट्री मारता हूँ कार से उतर करके अंदर आता हूँ, पक्षियों को पता चल जाता है कि मेरी बंधु आ गया, वो लोग आवाज करना शुरू कर दें। और मैं उसको जब तक रिएक्ट नहीं करता हूँ ना, वो लोग इतनी आवाज करते हैं, अभी जैसे मैं सुबह एंट्री मारा सब आवाज करते हैं, मैं जब तक उसको बोलूंगा नहीं तब तक वो चुप नहीं होगी। ये अभी व्यवस्था बन चुका है, जबकि वो मुझे कैसे जानते हैं मुझे मालूम नहीं, और मैं उसे कैसे जानता हूँ मुझे मालूम है। ये कनेक्टिविटी जो है प्रकृति का है, तो बहुत आनंद आता है सर, बहुत आनंद आता है। ये पौधे विधि की अभी हम लोग बात कर रहे हैं, मैं यही आपको बताने वाला था कि जब आपके साथ मैंने पूरा इनके साथ जब मैंने पूरा इनका ये वाला जगह देखी, तो यहाँ मुझे खुद को महसूस हुआ कि पेड़ आपकी तरफ झुक रहे हैं, कि पेड़ आपसे बात करना चाहते हैं। ये जो जगह है ये भी मैं जब हमने सिटिंग अरेंजमेंट किया तब मैंने ध्यान नहीं दिया था, पर ये भी आप ही की तरफ ज्यादा देख रहा है। वो मेरे से ज्यादा बात करे, सुनील जी से भी थोड़ा बात कर लिया करो, उनको नाराज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मेरे से ही बात कर रहे हैं, उनसे भी थोड़ा थोड़ा बीच बीच में बात कर। देखिए ये अभी आपसे भी बात करना शुरू कर दिया। चलिए नायक साहब, जब आप किसी जगह पे प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो क्योंकि एक लंबा प्रोसेस है, एक बिल्डिंग नहीं है कि जिसमें आप पहले दिन आपको 1 मंजिल बन गया, दूसरे दिन 3 मंजिल गया, या ज्यादा लेबर लगाया तो ज्यादा जल्दी काम हो गया। तो बहुत पेशेंस का काम होगा। कितने साल आपको लगते हैं कि एक जंगल को जंगल के रूप में देखने में? सर इसमें ऐसा है कि इस मेथड में करने के लिए पहला तो मैं चैलेंजिंग एरिया में करता हूँ। चैलेंजिंग एरिया में मतलब जहाँ लोग बोलते हैं कि यहाँ कुछ नहीं बनेगा। अब जैसे जहाँ हम अभी बैठे एक खारा लैंड है जी, इसको मालवन बीच बोलते हैं, सोनेरी खाड़ी बोलते हैं, बिल्कुल दरिया के देखी पानी की आवाज आपको जी बिल्कुल सुनाई दे रही है। पूरा खाड़ी है, मतलब यहाँ लोग बाजू में एक स्मशान है तो बॉडी बरी करने के लिए आते हैं, अन्यथा यहाँ कोई आते नहीं थे। तो ये जगह पर करना है तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या आती है कि लोग बोलेगा खारा मिट्टी में करना है और सैंड है, खारा हवा है, खारा पानी है और दरिया तो सबसे ज्यादा हवा का फोर्स होगा जी, तो कैसा होगा। तो ऐसी जगह में हमको पहले जा करके धरती को देखना पड़ता है। फिर वहाँ मेरे एक धरती के साथ एक संवाद होता है जी, जैसे आपका खेडूत के साथ एक अखंड संवाद हुआ जी, इसी तरह मेरा धरती के साथ एक संवाद होता है जी। मैं धरती को वहां जाकर के पहले पूछता हूँ कि मैं यहाँ जंगल बना लूं, वो मुझे बोलते बना डालो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो यस। फिर मैं उसको बाकी सारे स्टडी कर लेता हूँ। फिर जेसीबी से सॉइल ओपन का व्यवस्था, बायो मिक्सर्स डालना, लोकल से लेबर को लेना, पौधों को मंगाना, पौधे लगा करके जंगल बनाना। उस टाइम में मुझे कभी ऐसा वो चैलेंज भी आती है कि पौधे यहाँ जब भी लगा रहा हूँ, क्या मैं इस वैरायटी के पौधे यहाँ लगाऊं तो वो उगेगा? तो धरती मुझे बोलती है तू कुछ भी ला के लगा, मैं सब तेरे को उगा के देता हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। तो ऐसे में सर एक उदाहरण आपको मैं बताना चाहता हूँ। इस एरिया में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको अर्जुन मिलेगा, शमी देखिए कितना बड़ा है, रक्तचंदन है, साग है, नीम है, काजेलिया है, ये मीठी इमली है, बहुत सारे, ये अमलतास है, पीछे आम देख लीजिए, असोपालो देख लीजिए, आमला देख लीजिए, आपका बिल्कुल राइट साइड में जी, आमला बिल्कुल, है। बिल्कुल, मैंने आमला बोला तो वो भी बात करना चाहिए, तो भी खुश हो गए। तो इतने सारे वेराइटी को लेकर के जंगल बना करके एक मतलब एक सुंदर व्यवस्था, फिर वो प्रकृति साथ देता है। अच्छा, प्रकृति साथ दे रही कि नहीं दे रही है वो भी मुझे अब तक महसूस हुआ। अभी तक तो अक्सर प्रोजेक्टों में, बड़ी बड़ी प्रोजेक्टों में मुझे महसूस हुआ, लेकिन अभी परसों राजस्थान में भी महसूस हुआ। मेरी कोई भी प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट शुरू करूंगा, मैं पहला पौधे लगाऊंगा, उसके बाद एक छोटी सी बारिश गिरेगी, वो कोई भी सीजन हो, कोई भी सीजन, क्या बात है। चाहे वो मार्च हो, फरवरी हो, अप्रैल हो, एक छोटी सी बारिश, मतलब प्रकृति ये संकेत दे रहा है, बेटा मैं तेरे साथ हूँ, चिंता मत कर, तूने सब व्यवस्था कर दिया, मैं साथ हूँ कि तुझे महसूस होना, ये लो। ये उद्घाटन पाली में हुआ, उसी दिन रात को शाम के टाइम में पानी का फवारा गिरा, लोगों का मुझे फोन आया, सर यहाँ प्लांटेशन एरिया में फवारा गिर रहा है। अच्छा बात है, ऐसा ही होना चाहिए। कच्छ स्मृतिवन बना रहा था, हर रोज शाम के टाइम में, मैंने जुलाई 21 को शुरू किया था प्लांट, जुलाई मास में शुरू किया था प्लांट, इसके बाद मैंने स्मृतिवन शुरू किया, शाम को बारिश गिरती थी। और मियावाकी फॉरेस्ट जो हमने घना जंगल जो स्मृतिवन बनाया, उसके बाद से लेकर के 2021 से लेकर अभी तक हर साल जून में जब यहाँ बारिश होती है, उसी काल में वहां पे भी बारिश शुरू हो जाता है मियावाकी, हमारे जो जंगल की एरिया है। और अच्छा बारिश गिरता है, अगस्त सितंबर तक चलती है आराम से, और सारे 50 चेक डैम पानी से भरा है। नेचुरली 3 जात की मछली उस चेक डैम में आ चुका है, बहुत बड़ा हास्यास्पद है, समझने के लिए बहुत बड़ा हास्यास्पद है। जो जिन्होंने उसको डिजाइनिंग किया, जो आर्किटेक्चर है जो चेक डैम का, वो अभी हाल ही में मुझे मिले थे, तो मैंने उनको बताया, तो मुझे बोले नायर जी मुझे वो रिपोर्ट भेजो जो सरकार ने बनाया, आप इमीडिएटली मैं दूसरे दिन उनको मेल कर। तो ये एक चेंज हम उसके बाद में देखते हैं, ये है प्रकृति, ये प्रकृति बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर प्रकृति के हिसाब से अगर आप कुछ करेंगे तो धरती माता चप्पड़ फाड़ के देगी, और प्रकृति के विरुद्ध जाकर कुछ करेंगे तो धरती माता एक दिन थप्पड़ मार के वापस ले लेगी। सर एक चीज जो मैं बीच में पूछना चाह रहा था, परंतु बात दूसरी तरफ निकल गई। जिस दिन आपने सोचा कि मैं सब कुछ छोड़ के मैं सिर्फ प्रकृति की सेवा में लगूंगा, आपके लिए अच्छा था, प्रकृति के लिए अच्छा था, पर आसपास के लोग, सोसाइटी, घर वाले, रिश्तेदार, इनके शब्द क्या थे वो मैं जरूर सुनना चाहूंगा, और बिल्कुल सच सच सुनना चाहूंगा। यस सर, इसमें मेरे घर वाले जो है वो मुझे पूरा सहकार दे रहे थे, क्योंकि मेरा वेशभूषण ही ऐसा था, और प्रकृति के प्रति मेरा ध्यान बहुत था। मैं प्लास्टिक वगैरह यूज नहीं करता हूँ, उससे पहले से नहीं कर रहा हूँ, काफी टाइम से नहीं कर रहा हूँ। फिर पानी कहीं दिखता है तो मैं जाके फोटो खींचना, देखना, मछलियों को देखा तो मछलियों की मैं पिक्चर निकालना, गाँव में जाता है तो ज्यादा जाकर के जंगल में बैठना, ये सब वो लोग देखते थे। तो उनका सहकार तो था कि भाई कर रहा है, लेकिन एक सोच ऐसा भी रहता था कि इंडस्ट्री छोड़ करके ऐसा जा रहे तो ये तो गड़बड़ वाला काम तो नहीं है। अभी समाज की अगर बात करो तो समाज में तो बहुत सारे लोग बोले नहीं ये तो बहुत लोग पौधे लगाते, वैसा ये भी लगा रहे, बोले नहीं क्या होगा, अरे फिर घना ऐसा लगाता हूँ तो सब बोले अरे 2-2 फीट में थोड़ी पौधे लगता है, ये तो पैसा वेस्ट कर रहा है, तो कुछ काम धंधा नहीं। और मैं एक शब्द आपको ऐड करना चाहता हूँ, जिस जगह पर हम लोग बैठे हैं ये नारगोल की फॉरेस्ट बाय द सी, नारगोल इसका नाम है, वलसाड़ जिले का उमरगाम तालुका में है, दरिया किनारे मालवन बीच पे। ये जब प्रोजेक्ट में कर रहा था तो कोरोना का काल था 2021, कोरोना काल में ये प्रोजेक्ट में कर रहा था, और इसी तरह मैं बड़ी दाढ़ी से ही था उस टाइम में, और पूरा मेरे कपड़ा जो है तो पौधे लगाता था, माल में मक्खी लग जाता है, तो मैं इस थोड़ा वो बाजू में पौधे के काम चालू था, लेबर के साथ मैं भी काम कर रहा था। तो विजिट के लिए आए थे, तो डिपार्टमेंट के, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से आए थे, वो उतर करके उन्होंने एक शब्द बोला, आज भी मुझे याद है, और उसके बाद कुछ पत्रों में भी वो छपा है कि ये तो पागल आदमी, दरिया किनारे थोड़ी जंगल बना सकता है, ये तो किसी का पैसा बर्बाद कर रहा है, ये पागल आदमी। तो मैंने किसी जगह इंटरव्यू हो रहा था तो मैंने बोला था कि पागल ने बनाया जंगल, अगर देखना है तो दरिया किनारे नारगोल जाना, तो एक पागल ने एक जंगल बनाया है, मैं दूसरा कोई नहीं हूँ, मैं हूँ। तो बाद में पेपर में आर्टिकल भी आई थी कि पागल ने बनाया हुआ जंगल आज 1 साल बाद देखो कैसा दिखता है। तो ये चीजें तो आज भी, ऐसा नहीं कि उस टाइम में ऐसा हुआ, आज भी विरुद्ध बोलने वाला लोग बहुत मिलते हैं, बोला ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा पूछने वाला लोग है जो नहीं देखा हो, एक बार आकर के देखते तो बोलते हैं हाँ वाह। जैसा भी एक साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने देख करके स्मृतिवन में एंट्री मारा, देखते ही उतरते ही उन्होंने बोला वाह, देयर इज नो वर्ड्स फॉर दिस, है ना, उन्होंने बोला कि इसके लिए कोई शब्द नहीं है मेरे पास। इमैनुअल डी सिल्वा एनवायरमेंटल एंड एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है, नासा के साथ जुड़ा हुआ साइंटिस्ट है, उन्होंने जब इसको वाह बोलते हैं, क्योंकि वो पूरा वर्ल्ड घूमता है, एक्स वर्ल्ड बैंक एम्प्लॉय भी है, वो पूरा विश्व घूमता है, वो अगर वाह बोलता है तो वो वाहकार अगर अपने को सुनने को मिलना चाहिए, तो वो रियली एक अलग अप्रिशिएशन देता है। तो आपको देखिए हर काम में आप जब उतरता है तो आपको पॉजिटिव भी सुनने को मिलेगा, नेगेटिव भी सुनने को मिलेगा। मैंने भी सुना हूँ, आदि में भी सुना हूँ, आज भी सुन रहा हूँ, कल भी मुझे सुनने को मिलेगा, नहीं मिलेगा ऐसा है नहीं। तो आप जैसे मीडिया के लोग जो है उसको अच्छी तरह समाज के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं,
इसके लिए लोगों को देखने के लिए एक चीज भी है कि भाई हाँ है, ये बोल रहे सही नहीं। कभी कभी क्या होता है, लोग बोलते हैं हमने पौधे लगा दिए। हाँ, लेकिन पर अभी दिखता आप मेरे नहीं से है। पूछोगे कि राय जी आप बोल रहे हैं कि 120 पौधे पूरे भारत भर में लगा दिए, आप दिखा दोगे? यस, एक एक ले जा करके मैं दिखा सकता हूँ, सर ये एक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा। सही बात, बिल्कुल सही कहा है किसी ने कि धरती बनना बहुत सरल है, मुश्किल है बादल हो जाना। समझदार तो हर कोई होता है, पर मुश्किल है पागल हो जाना। जी हाँ, बिल्कुल आर के नायर साहब बिल्कुल पागल होकर जब इस तरह से लगे, तब जाकर आज धरती का कुछ भूभाग जिसे कहते हैं ना, बहुत कम अभी है, लेकिन परंतु कहते हैं कि जो कोशिश है वही आगे जाके साकार होती है। सर, बार बार हम एक पद्धति की बात करें, एक मेथड की बात कर रहे हैं, जापान की मियावाकी जो पद्धति है, थोड़ा सा मैं चाहूंगा मेरे दर्शकों को उसके बारे में बताएं कि वो क्या है। सर ये घना वन बनाने का, सघन वन बनाने की एक पद्धति है जी मट्टी को आइडेंटिफाई करना, फिर उसके बाद जहाँ कुछ भी नहीं है, जी देखो पौधे जहाँ लगी है, जंगल है दिख रहे, प्राकृतिक जंगल जो आपको दिख रहे, सह्याद्री पर्वत दिख रहा है, ये सारे हैं। उसको संरक्षण करने की जरूरत है। वो भी कुछ बड़े पेड़ 400-500 साल पुराने हो जाते हैं, कुछ नष्ट होते हैं, कुछ नया बनते हैं, वो सब है। लेकिन आज भारत जिस विकास के रास्ता ले रहे हैं, उस विकास के रास्ते में बहुत सारे पर्यावरण के नष्ट भी हो रहे हैं जी। उसके सामने इसको कैसा तैयार करना है, जहाँ कुछ नहीं है वहां तैयार करना है, तो उसको सॉइल प्रिपरेशन करना, फिर उसके बाद अभी आपने जो लेके कि मियावाकी मेथड क्या, जापानीज तंत्रज्ञान यही है कि भाई सॉइल को 1 मीटर तक ओपन कर लो, एंटायर एरिया को, समझा आप 1 लाख पौधे लगाना चाहते हो 7 एकड़ 8 एकड़ में, और उसके बाद उसमें गौमूत्र और ऑर्गेनिक बायो मिक्सचर्स उसमें डाल दो, कंपोस्ट हो गया, ये सारे चीज उसमें डाल दो, कोकोपीट डाल दो, राइसस डाल दो। मट्टी में कितना क्या, कौन सा गात्र में कितनी जरूरत है, वो मट्टी कितना फलवत्ता वाला मट्टी है। कोई मट्टी आपको मिलेगी कि बाजू में केमिकल बहुत यूज किया होगा एग्रीकल्चर सेक्टर में, उसकी वजह से वहां पे मट्टी पूरा नाश हो चुका होगा, जिसको पैरालाइटिक मट्टी हम बोलते हैं, नपुंसक मट्टी बोलते हैं। उसको आपको रीजनरेट करना, अच्छा करना है, तो गौमूत्र वगैरह यूज करो, उसको अच्छा करो। उसके बाद पौधे लगाते वक्त सारे गौमूत्र में डुबा हुआ पौधे को उसमें लगाना है। फिर पौधे जब लेते वक्त 1 फीट से लेकर के 3 फीट के अंतर तक का छोटे पौधे आपको सीडलिंग से जो डेवलप किया ऑर्गेनिकली वो लेना है। और श्रब्स, फ्लावर्स, टिम्बर, फ्रूटिंग, कैनोपी कैटेगरी, 5 कैटेगरी को लेकर के आपको प्लांट्स लगाना। जैसे अभी मैं अपन बैठे, इसके बाद ये मीठी इमली है, ये फ्रूटिंग वाला है, वो बाजू आमला है, वो फ्रूटिंग वाला। उसके बाद पीछे अगर आप देखेंगे तो आपको सरू दिखेगा, अर्जुन दिखेगा, टीक दिखेगा, सारे टिम्बर कैटेगरी। फ्लावर्स कैटेगरी भी बहुत सारे इसके अंदर है, अमलता से वो फ्लावर आता है, उससे छोटा फ्लावर वाले भी बहुत सारे इसके अंदर पड़ा है। सीताफल है, बहुत छोटा है, श्रब्स में आता है। अलग अलग वेराइटी को लेकर के केवल 2 फीट का डिस्टेंस, एक पौधे से दूसरा पौधा आप देख लीजिए, आपको ज्यादा से ज्यादा 2 फीट है, उससे ज्यादा दिखेगा, 1.25 से 2 फीट। दरिया किनारे हमने इनसेल इसको 1.5 से 2 फीट के अंतर में लिया, कहीं के 1.25 ऐसे पौधे लगाने। उसके बाद ड्राई ग्रास से इसको मल्चिंग करना। अभी जो मल्चिंग आपको दिख रहा है, ये मल्चिंग जो है नेचुरल है, नेचुरली जो पत्ते हैं ना, ये देखिए, ये पत्ते सूख करके नीचे गिर करके हमको हमारा कार्बन एब्जॉर्प्शन किया, हमें ऑक्सीजन दे करके वो थक के गिर गया, उसकी खुद की मल्चिंग बन गई। लेकिन आप पौधे जब छोटा लगाते उस टाइम में तो आपका मल्चिंग रहती नहीं, हमें ड्राई ग्रास से मल्चिंग करना पड़ता है। वो मल्चिंग करके फिर फवारा से स्प्रिंकलर आपको पीछे देखने को मिलेगा, और आपने पीछे बराबर उससे हमको इसको पानी देना है। दिन में 2 बार स्टार्टिंग में देते हैं, उसके बाद फिर दिन में 1 बार फवारा से देते हैं। ऐसा 3 साल तक इसको पानी देना है। और जो पौधे गिर सकता है ऐसा लगेगा तो उसको बाम्बू स्टिक का सपोर्ट देना है, और उसके बाद 3 साल बाद इसको पानी देने की जरूरत नहीं। ये सेल्फ सस्टेनेबल फॉरेस्ट हो जाता है। इसके अंदर ये खुद से अपना बारिश का पानी को जमा करेगा, बहुत सारा जीव राशि इसमें अपने आप तैयार हो जाएगा, और ये घना जंगल है। तो एक घना वन बनाने की एक पद्धति है, उसको मियावाकी पद्धति। बाकी कुछ भी इसके अंदर जापान से नहीं। मैंने भारत के हिसाब से, भारत का भौगोलिक इतिहास के हिसाब से, यहाँ का वातावरण के हिसाब से बहुत सारे चेंजेस इसमें मैंने किया। अभी आज की तारीख में आप इसको एज इट इज मियावाकी नहीं बोल सकते, ये भारत का अपना एक सघन वन है, आर के पद्धति से बोले तो हाँ, इसको एक भारत सघन वन, भारत मियावाकी फॉरेस्ट, भारत का एक घना वन, भारत डेंस फॉरेस्ट, इसको भारत डेंस फॉरेस्ट मियावाकी नहीं होना चाहिए ये भारत का डेंस फॉरेस्ट, भारत डेंस फॉरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि इसमें अंदर ठीक है। हम इंस्पायर्ड वहां से, पर वहाँ की जलवायु में, यहाँ की जलवायु में बहुत फर्क है, वहाँ के पेड़ों में, यहाँ के पेड़ों में बहुत फर्क है। हाँ, और देखिए पक्षियों की आवाज है ना, ये नेचुरल है, आपको एडिटिंग करके पक्षी ऐड करने की जरूरत नहीं है। हमारी बात के बीच बीच में वो लोग बोल रहे हमारा भी आवाज आ रही है, है ना। दरिया किनारे बैठ के आप खाली कौवे की आवाज सुना होगा इससे पहले, बाकी पक्षियों की आवाज सुनना बहुत मुश्किल है। तो सुनना है तो फिर आपको कहीं एक पिंजरे में डाल के रखना पड़ेगा, या पिंजरे में नहीं डाला है, ये तो आप नेचुरल बना हुआ जंगल के अंदर से इसका आवाज है। ये बातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, ये दरिया की किनारा। वाकई सर, बिल्कुल। आज मतलब वो गाना अपने आप याद आया मुझे, लाइन की, हाँ ऐसा होता है, खाली गानों में जरूरी नहीं है।
चलिए, सबसे पहले ग्रीन हीरो आपको किसने कहा? ये ग्रीन हीरो ऑफ इंडिया, जब मैंने तारापुर में कार्बन डंप यार्ड को, केमिकल डंप यार्ड को फॉरेस्ट बनाया जी। तारापुर में केमिकल डंप यार्ड था बाकायदा, 4 एकड़ का जगह है, पूरी केमिकल इंडस्ट्री की जो एस्टेट है वो लोग लेके जाकर उसमें केमिकल डालते हैं और कुछ नहीं डालते हैं, उनका काम है सब उधर वेस्ट डालना। और एक टेक्सटाइल इंडस्ट्रियलिस्ट है वहाँ पे, पाल फैशन करके, चरण आहूजा सर, उन्होंने हमको इन्वाइट किया, बोला सर आप एक बार हमारा ये उनकी फैक्ट्री की बराबर पीछे, बोले इसको आप जंगल बना सकते हैं किधर, एक बार देखो आप बहुत जंगल बना रहे हैं, हमारे इसको भी बनाओ। हमने जाकर के देखा, जब गाड़ी से मैंने उतरा तो बहुत इतना स्मेल आ रहा था, श्वास लेने को नहीं हो रहा था मुझे। मैंने रुमाल मुंह पे रख करके पूरे एरिया उधर देखा, और मैंने बोला मैंने आपको पहले उल्लेख किया ऐसा, मैं पहले धरती को पूछता हूँ, हाँ। मैं बना दो, सरकार तुम देगा, केमिकल डंप यार्ड है। तो मैंने धरती को पूछा, तो वहाँ पे एक मैडम थे, उन्होंने बोला आप किससे बात कर रहे हैं? मैंने बोला मैं धरती से बात कर रहा हूँ, तो वो करने देगा तो मैं कर देता हूँ। मैंने बोला बना डालूंगा, इसमें सुंदर बना देता। और आप बिलीव नहीं करेंगे, उसको एक हमने सुंदर डेंस फॉरेस्ट बनाया। उसमें मुझे जर्मन यूनिवर्सिटी, वो बनने के वहाँ इटली से लोग आए विजिट करने के लिए, देखने के लिए आए। महाराष्ट्र से उस प्रोजेक्ट को वसुंधरा अवार्ड मिला है। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी उस टाइम में मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उसको पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा वसुंधरा अवार्ड उसको मिला। वो प्रोजेक्ट इतना सुंदर, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, क्योंकि केमिकल डंप यार्ड है, बिल्कुल केमिकल डंप यार्ड कन्वर्टेड फॉरेस्ट बोल के 4 एकड़ में 32,000 पेड़ लगे। उसमें उस दौरान ग्रीन हीरो ऑफ इंडिया कहा गया। उसके बाद फिर लोग ग्रीन हीरो ऑफ इंडिया का नाम से जानते थे, ग्रीन हीरो ऑफ इंडिया, गूगल भी आप सर्च करो तो ग्रीन हीरो, बहुत सारे आर्टिकल आ गया। हाँ, आपके नाम से ढूंढेंगे कम आएंगे, ग्रीन हीरो के नाम से ज्यादा आएंगे। तो बहुत सारे पत्रों में साउथ से लेकर के नॉर्थ तक, क्योंकि मैं जिस गांव से आता हूँ, केरला का एक गांव है, वहाँ के लोग भी बहुत प्राउड फील करते हैं कि भाई किसी ने केमिकल डंप यार्ड कन्वर्ट किया, उनको ऑनररी डॉक्टरेट मिला जर्मन यूनिवर्सिटी से, तो वो सारे हाईलाइट हो गए, बोले ग्रीन हीरो बन गया। तो ग्रीन हीरो होते होते अभी ग्रीन। जी हाँ, बहुत अच्छी बात आपने कही। चलिए, एक मतलब आप पे, हम पे, हमारी वाली जो पीढ़ी है उस पर एक इल्जाम है। वो इल्जाम ये है कि हमने हमारे बुजुर्गों से एक बहुत खूबसूरत वातावरण लिया था विरासत में। बहुत बहुत अच्छे जंगल थे, बहुत अच्छे पेड़ थे, हमारे सब घरों में असली वाली घास होती थी। पर हम लोग अपनी पीढ़ी को जो दे रहे हैं वो प्लास्टिक की घास दे रहे हैं, कंक्रीट का जंगल दे रहे हैं। तो उससे में आपने तो अपना काम कर दिया, लेकिन बाकी लोग क्या उसमें आपकी मदद कर सकते हैं? मैं चाहूंगा हमारे दर्शकों को उस बारे में बताएं। हाँ, मैं चाहता हूँ कि आपने हकीकत में सही कहा कि हमारे जो पूर्वज है, वो पूर्वज ने धरती माता जी के अंदर एक मेरा धरती मेरा अभिमान, उनके अंदर एक तरह के मेरा अभिमान है, मेरा धरती गंदा नहीं होना चाहिए। नदियों में उतर करके वो पानी पीते थे ऐसा। जी जी। आज मुझे एक भी नदी आप ये बता दीजिए कि जिसमें उतर करके ऐसा पानी पी सकता हूँ? नहीं पी सकते। मैंने मेरे पिताजी को पीते हुए देखा है, मैंने उनके साथ पिया हूँ। वो नदी में उतरते थे स्नान करने के लिए, पहला 3 बार पानी कुर्सी में इसे उठा के ऐसा डाल देते थे, 4थी बार ऐसा पी लेते थे। मैं उन्हीं को कॉपी करता था। उसी नदी में आज मैं जाता हूँ तो मैं नहीं पानी पी सकता। ये अवस्था आज उधर से लेकर के इधर तक हम लोग देख रहे हैं। तो वो लोग पर्यावरण को बहुत ध्यान देते थे, और उस काल में प्लास्टिक की इतनी उपयोग होती नहीं थी जी। कोई भी चीज आप लाते थे तो घर पे हम लोग लाते थे, तो अभी हम लोग तो मच्छी मटन खाने वाले लोग हैं, है ना, मांसाहारी से आता है। तो पिताजी मच्छी लाते थे, तो मुझे आज भी याद है, मैं बच्चों को बोलता हूँ, पत्ते में बांधा हुआ आता था, और पत्ते में भी नेचुरल रस्सी होती थी, वो कैक्टस की रस्सी बना हुआ होता था, उसमें बांध करके ऐसा लाता। टीकुड़ की ज्यादा करके पत्ते आते थे, और एक मकरंगा करके एक पौधे है, उसकी पत्ता सबसे, क्योंकि उसका पत्ता सबसे बड़ा होता है। आज भी केरला में बहुत मिलते हैं, यहाँ भी महाराष्ट्र बेल्ट में आएंगे तो आपको मकरंगा उस पत्ते में आते थे। वेजिटेबल लाते थे तो वो कपड़े की थैली में सबसे ज्यादा तो उस टाइम में उसमें लेके आता था, नहीं तो नेचुरल कोई भी चीज, जैसे सुपारी का पान है उसमें लेके आते थे, ऐसे ही ज्यादा था, पेपर में बांध के आती थी, ऐसे आता था। प्लास्टिक का यूज उतना था नहीं। धीरे धीरे क्या हो गया, अभी के जो लोग है, पहला तो शॉर्टकट बहुत चाहिए जी 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 बिल्कुल। उसके चक्कर में हर चीज पहुंच बनने लग गया, पहुंच में आने लगा, खाओ फिर आप फेंक दो, पियो फिर आप फेंक दो। धरती को केयर हम लोग नहीं कर रहे आज की तरह। और दूसरा, पूर्वज लोगों की जो संपत्ति थी, मैं हमेशा बोलता हूँ कि पूर्वज ने हमको दिया वो संपत्ति अगर है तो हकीकत में ये सब संपत्ति है। वेद शास्त्र हो गया, सब अपना धर्म हो गया, और ऊपर से हरियाली जो हो गया, अच्छी खेती हमको दी, वो संपत्ति है। लेकिन उल्टा हो गया, अभी उनका सोना चांदी और पैसा खाते में कितना पड़ा है, वो संपत्ति हमारे लिए संपत्ति जी। बाकी बोले जाने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, पूरा निकाल दो, पेवर ब्लॉक लगा दो। बोले पिताजी का लगा हुआ एक पेड़ है इतना बड़ा, क्या इसे देख लिया, जाड़ा है,
किसी को दिखा दिया, बोला आप दे देता हूँ ना, 4 लाख रुपए दे देता हूँ, काट के लेके जाता, बस काटा तो 4 लाख मिल रहा है, काट के दे दो। लेके गया, बोला क्या लगाएंगे, बोला नहीं यार पत्ता गिरता है, पत्ते मैं आपको जो अभी आज बिल्कुल तारीख में बिल्कुल जो सही हो कह रहा रहे हैं, है, सही कह रहे हैं। हाँ लोग बोले यार इतना पत्ता कौन झाड़ू कौन मारेगा रोज उठ के, काट दो तो कोई झाड़ नहीं, बोला पेवर ब्लॉक लगा, पेवर ब्लॉक लगा तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं, कार पार कर दो, कोई पत्ते गिरने वाला नहीं। अभी भी सर आप बिलीव नहीं करेंगे, किसी की बंगले के पास मुझे अगर छोटे पौधे लगाने के काम रहता है तो लोग मुझे बोला जाता है आप क्या पौधे लगाएंगे बताइए, बोलो जामुन मत लगाना, बोला क्यों, बोले वो जामुन नीचे गिरेगा तो काला मेरा काला पेवर होता है। ब्लॉक में पूरा वो नीला 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 कलर हो नीला जाएगा। हाँ। और बोले साहब ज्यादा पत्ता गिरता है ना वाला पौधे मत लगाना, तो क्यों, बोले झाड़ू मारने कौन आदमी रखे। तो मैं उनको बोलता हूँ सर आपको ये पता है कि वो पत्ते क्यों गिर रहे हैं, आपको ऑक्सीजन दे के आपका कार्बन लेके हमारा ही बनाया हुआ टॉक्सिक एयर लेके थक के बुढ़ा होके नीचे गिर रहा है। Yes. वो आपको गंदा करने के लिए नीचे नहीं गिर रहा है, वो गंदगी नहीं है, वो ये है कि हमारे शरीर का वेस्ट लेकर के हमें अच्छा चीज देख करके वो गिरा है। वो गिरने के बाद भी मिट्टी को उपयोगी, मिट्टी को ताकतवर बनाता है। उसी मिट्टी में आप बाजी उगाते, वो ताकतवर बाजी खा करके आप ताकतवर बनेंगे, आपको ताकतवर हवा दे रहे। बारिश में ताकतवर पानी को, बारिश का परिशुद्ध जल, अमृत जैसा जल जो आकाश से गिरता है, सही बात है। उसको जमीन के अंदर जमा करके मीठा करके आपका कुएं में या बोर में वो दे। आप अभी वो सब बंद कर दिया, कुएं को बंद कर, कितने लोग कुआं बंद किया हुआ है, सही बात है। कुआं बंद कर करके बोर खोद दिया। बोले कुआं कौन मेंटेन करे, बोर है तो अच्छा, बोले पंप बटन ऑन कर दो, पानी आ करके गया। पानी आ जाएगी, काम हो गई। तो आज बहुत बड़ी चेंज अभी जो लोगों ने किया है उसी का ही नतीजा आज भुगतना पड़ रहा है। यस टेम्परेचर देखिए हर साल 1 डिग्री की बात चल रहा है, आता 10 साल बाद 1 डिग्री नहीं 2 से 3 डिग्री बढ़ते जाएगा और इंसान को धरती में जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। चंद्रलोक में जगह ढूंढ रहे, अभी सोचा कि चंद्र में जगह ढूंढ के कम पड़ गया तो सूर्य में भी जगह ढूंढने को कोशिश चालू की, वहां भी रह सकते हैं कि नहीं रह सकते सोच रहे। हकीकत में वही हालत होगा कि सूर्य में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, सूर्य खुद ही इधर आकर के तुमको चला जाएगा। ये हालत अभी होने वाला है। जी हाँ, तो ये थी मुलाकात ग्रीन हीरो के साथ एक बहुत ही खूबसूरत वातावरण में, जहां पर हमने इनसे जाना और इन्होंने बताया कि असल में हम जो हमारी पीढ़ियों के लिए छोड़ के जाएंगे वो असली विरासत वो होगी कि हम उनके लिए कितने जंगल छोड़ के जा रहे हैं, कैसा वातावरण छोड़ के जा रहे हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि हम किस तरीके से हम हमारे आने वाली पीढ़ियों को क्या उपहार देकर जाना चाहेंगे। इनसे बातों का सिलसिला हम यहीं रोकेंगे, लेकिन इसके अलावा अभी हम आपको बहुत कुछ बताने जा रहे हैं इनके बनाए हुए जंगलों के बारे में, इनके बसाए हुए घोंसलों के बारे में और इनके लगाए हुए पेड़ों के बारे में।